Hey everyone, welcome back once again to interview preparation session. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. So basically अगर आप बीटेक पास आउट किए हैं और रिसेंटली आपने कोई डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग में किया है या फिर आप आईटी फील्ड में एंट्री की सोच रहे हैं या आईटी इन्वायरमेंट में जॉब करने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है बिकॉज इसमें हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। सो कंप्लीट डिस्कशन होगा रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, उस क्वेश्चन का क्या आपको आंसर देना है, उन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशन। सो आवर एजेंडा इज टू how to crack the interview of system administrator, right? This is our agenda because you know that IT के केस में हम जब भी स्टार्टिंग करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग के डेज की बात करें, ठीक है, तो उस केस में सबसे जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रहती है बिकॉज मोस्टली इसकी हायरिंग, नंबर ऑफ हायरिंग की बात करें इन कंपेयर ऑफ अदर प्रोफाइल, तो सबसे ज़्यादा हायरिंग जो होती है वो इसी पोस्ट के लिए होती है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर आपने रिसेंटली बीटेक पास आउट किया है और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब का प्लान कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने बीटेक किया है तो टेक्निकली आप टास्क परफॉर्म करेंगे। सो ये जो प्रोफाइल है इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर कैरियर, रियली हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आप आईटी में एंट्री करना, अगर हम इस प्रोफाइल से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग प्रोवाइड करती हैं, तो मोस्टली जितनी भी टेक्निकल सपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक HCL की बात करें, TCS की बात करें, एक्सेंचर की बात कर सकते हैं, रैक स्पेस या फिर एंटिटी डेटा की बात कर सकते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग की जो वैकेंसीज है वो एवरी मंथ या एवरी 15 डेज या एवरी 3 मंथ्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप naukri.com पे या फिर timesjob.com पे या फिर आप इंडीड पे जाकर चेक करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग की जो वैकेंसीज है वो परमानेंट रहती है कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अपने पास कि थोड़ी सी प्रिपरेशन करके 2-3 टेक्नोलॉजी, 2-3 स्किल को सीख करके हम आसानी से टेक्निकल सपोर्ट यानी डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग इंजीनियर या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब को आसानी से पा सकते हैं। बेस से बात करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से बात करेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 टेक्नोलॉजी आपको माइंड में रखनी है। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, विंडोज़ सर्वर या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, सर्वर और एक्टिव डायरेक्टरी दोनों एक ही के पार्ट हैं, और ऑफिस 365। यस, लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेटेस्ट प्रोफाइल के जेडी की बात करें, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के जेडी की बात करें तो डेफिनेटली आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी। अगर डेस्कटॉप एंड विंडोज़ अगर मेंशन है और आपने बताया कि हमें ऑफिस 365 का भी आइडिया है, आई नो वेरी वेल अबाउट द मेलिंग सर्विसेज, कैसे मेल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस हैं रिज्यूमे सेलेक्ट होने के प्लस इंटरव्यू शेड्यूल होने के वो चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपेयर ऑफ ओनली डेस्कटॉप एंड एक्टिव डायरेक्टरी। क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम कम से कम बजट में, राइट, कम से कम बजट इन द सेंस लाइक एज एक पर्टिकुलर अमाउंट में मल्टीपल टेक्नोलॉजी, एक मल्टीटास्किंग पीपल, एक मल्टीटास्किंग इंजीनियर्स को हायर करें, राइट। सो बेसिकली ये 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजी हैं जो हमारी हेल्प करेंगी टू क्रैक द इंटरव्यू रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन देने वाले हैं। 18 डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी मदद करेंगे इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। बेस से स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के पार्ट में मैंने 5 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं जो फ्रीक्वेंटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो HR हैं वो पुटअप करते हैं। दीज ऑल आर द क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इसका आंसर देना है। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर बना के देंगे, कभी भी ऐसा फील ना होने दें कि आप रट्टा मार के आएँ या फिर आप रट के आएँ या फिर गूगल वगैरह से सर्च करके आएँ। गूगल की लैंग्वेज तो हमें बोलनी ही नहीं, बिकॉज यू नो दैट कि अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, सो ही नो वेरी वेल अबाउट एवरीथिंग कि कहाँ से कौन सी थ्योरी निकाली जा सकती है, कहाँ से कौन सा थ्योरेटिकल पार्ट निकाला जाता है इन सब के क्वेश्चंस के लिए, राइट। तो बेस से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सॉल्व सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, ये कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस। बेसिक ही क्वेश्चन है। सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस के कुछ
पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, इन पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस. अगर आपको लगता है कि आपका डेस्कटॉप, ठीक है, या लैपटॉप सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस, दिस इज आवर एजेंडा. ठीक है, इस इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना है, सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना है. सो वी जस्ट नीड टू ओके. डेस्कटॉप से रिलेटेड अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसके आंसर को आपको किस तरीके से बताना है. सो बेसिकली आपके आंसर में एक तरीके से प्रैक्टिकल दिखना चाहिए, बिकॉज अगर आपने टास्क परफॉर्म कर रखा है मीन्स तो डेफिनेटली आप प्रॉपर तरीके से जिस भी वे में आपको डिस्क्राइब करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है कि अगर आपका कोई सिस्टम जो है स्लो परफॉर्मेंस है, इशूज आ रहे हैं रिलेटेड टू द स्लो ओके. बात करते हैं यहाँ पे स्लो परफॉर्मेंस को रिजॉल्व करने के लिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे. तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टेप वाइज देनी है, एक तरीके से पॉइंट वाइज अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फील आता है कि आपने टास्क परफॉर्म कर रखे हैं, आपने इसका प्रैक्टिकल कर रखा है ना, एक्चुअल में ऐसे इश्यूज आप रिजॉल्व कर चुके हैं प्रीवियसली. तो सिस्टम स्लो परफॉर्मेंस का जो सबसे मेन केसेस है वो बेसिकली, फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ 7 इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे पहला काम कि आपका जो सी ड्राइव है, मीन्स जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव बोलते हैं, वी जस्ट नीड टू वेरीफाई द हाउ मच स्पेस रिमेनिंग आर अवेलेबल, हाउ मच स्पेस अवेलेबल इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव, राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री स्पेस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस स्लो रहेगा या फिर मींस नॉर्मल रहेगा या बेटर रहेगा. सो मेक श्योर कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम 15 GB से लेकर के एबव कितना भी हो 25 GB के बीच में स्पेस फ्री होना चाहिए. अगर ये 15 GB के नीचे है तो डेफिनेटली जब आप कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे या कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो ये स्पेस और भी कम होगा और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सिस्टम के परफॉर्मेंस पे. तो अब इस पर्टिकुलर सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है. आप जितनी भी टेम्परेरी फाइल हैं उसको डिलीट कर देंगे, राइट. उसके बाद यू नो दैट क्लीन MGR एक कमांड होती है. क्लीन MGR के जरिए आप जो भी अनवांटेड फाइल्स हैं या रिसाइकल बिन में फाइल हैं, सिस्टम का अपडेट है, क्लीन MGR के थ्रू आप उनको क्लीन कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर आपको मिल जाएगा, राइट. सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर जो कि सिस्टम के अपडेट को कंटेन करके रखता है. आपको क्या करना है, इसके अंदर जा कर के जो डाउनलोड का फोल्डर है उस डाउनलोड के फोल्डर के अंदर का डेटा डिलीट कर देना है, राइट. तीसरे स्टेप की बात करें, चौथे स्टेप की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर को आपको कर देना है इंस्टॉल जिसका यूज़ आप नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से. अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, प्लीज़ उसको आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, आप अपने कंप्यूटर से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दिक्कत क्रिएट कर सकता है. फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यू जस्ट नीड टू ओपन द कंट्रोल टास्क मैनेजर एंड टास्क मैनेजर पे जा करके यू नीड टू चेक द CPU एंड रैम यूसेज की कौन सा CPU ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रैम कौन सा एप्लीकेशन CPU और रैम को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, उस एप्लीकेशन को आप हटा सकते हैं या फिर उसको क्लीन कर सकते हैं, उसको आप उसके कैशे को डिलीट कर सकते हैं. प्रीफेच कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रीफेच कमांड जस्ट लाइक एज जिस तरीके से ब्राउज़र के ऊपर आप कुकीज़ वगैरह को सॉल्व करते हैं, क्लीन करते हैं, उसी तरीके से सिस्टम के अंदर भी कैशे मेमोरी बनती है. सो उस कैशे को डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रीफेच कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, रन पे टाइप करेंगे और क्लीन द इंटायर प्रीफेचेस फ्रॉम योर ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव. डेस्कटॉप पे कोई डेटा है तो अवेलेबल नहीं है, डाउनलोड में कोई फाइल तो नहीं अवेलेबल है. अगर डाउनलोड में डेटा या डेस्कटॉप पे डेटा है तो आप सभी डेटा को क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से और किसी पर्टिकुलर ड्राइव में, D ड्राइव या F ड्राइव, जो भी आपने डेटा ड्राइव क्रिएट कर रखा है उसमें आप ट्रांसफ़र कर देंगे. तो आप एक पॉइंट वाइज जब डिस्क्राइब करेंगे इंटरव्यूअर को तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स जो हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल को शो करते हैं कि यस I think you are eligible for this particular profile because you have idea about these points. तो कहीं ना कहीं हमको एक तरीके से प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करना है ताकि आप जो HR है वो आसानी से समझ सके आपकी बात को कि आपके पास एक्चुअल में एक्सपीरियंस है एंड यू नो वेरी वेल अबाउट इट.
अगला क्वेश्चन है रिजॉल्व द इशू ऑफ BSOD ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की बात करें तो यू नो दैट विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उस केस में BSOD के चांसेस हो जाते हैं। इसके रीज़न क्या होते हैं, पहले हमें केसेस देखने हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना है। BSOD आता है तो सबसे पहले अगर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो QR कोड है उसको आप स्कैन करेंगे और गूगल के थ्रू उससे ट्रबल शूटिंग की हेल्प लेंगे। जो भी स्टेप हमारा जो गूगल पे दिखाई पड़ता है उस स्टेप को फॉलो करेंगे एंड रिजॉल्व द इशू। सेकेंड, अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है मीन्स सेकेंड स्टेप आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम 2 से 3 मिनट तक अलाउ करता है, ऑन होता है एंड देन BSOD का कॉन्सेप्ट आता है, देन BSOD आपके सिस्टम पे आता है तो उस केस में आप ms config कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एंड टर्न ऑन योर सिस्टम, ओपन योर सिस्टम सेफ मोड विद नेटवर्किंग। F8 प्रेस करके भी आप सेफ मोड में जा सकते हैं। सेफ मोड ओपन करने के बाद आप ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। सेफ मोड में रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के दिक्कत हो सकती है, आपको एक एक करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ड्राइवर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट सोल्यूशन के रिगार्डिंग आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने क्लाइंट से कि रिसेंटली उन्होंने कोई हार्डवेयर तो चेंजेस नहीं किए हैं, कि रिसेंटली कोई हार्डवेयर लगाया हो, कोई ड्राइवर इंस्टॉल किया हो या विंडोज़ अपडेट किया हो। तो इस केस में अगर विंडोज़ अपडेट किया है तो कुछ ऐसी फाइल्स या के भी आर्टिकल्स हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर रिसेंटली कोई हार्डवेयर आपने चेंजेस किया है, स्पेशली रैम चेंज किया है, हार्ड डिस्क चेंज किया है या फिर और मदरबोर्ड में कोई चेंजेस किए हैं या फिर आपने प्रिंटर का ड्राइवर अपडेट किया है तो इस सिचुएशन में भी BSOD आने के चांसेस रहते हैं। तो हमें दोनों पे काम करना है, मींस रीज़न भी बताने हैं कि किस वजह से आ सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी देना है। इन सब के अलावा अगर आप बिल्कुल सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके देख लिया, आपने हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देख ली, फिर भी BSOD आ रहा है तो इस केस में अपने पास ऑप्शन रहता है LKGC लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आपने बैकअप ले रखा है या स्नैपशॉट क्रिएट कर रखा है VMware के केस में तो आप स्नैपशॉट या VMware के स्नैपशॉट को रिस्टोर या फिर आप अपना जो बैकअप है वहाँ से आप रिस्टोर करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बूटिंग प्रोसेस। तो गाइस बूटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब भी कोई डिजिटल डिवाइस की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली द कंप्यूटर सिस्टम, हर एक डिजिटल डिवाइस, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, अपने स्मार्टफोन की बात करें, राइट, हर एक डिजिटल डिवाइस को बूटिंग प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो बूटिंग प्रोसेस में आप ये गाइड कर सकते हैं कि बूटिंग प्रोसेस कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट पार्ट। जो कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जैसे पहला बायोस, दूसरा MBR और तीसरे की बात करें तो एक्टिव पार्टीशन, राइट, और चौथे नंबर पे आता है BCD जिसको हम बोलते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। सो ये बूटिंग प्रोसेस के स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग होती है बायोस से, जब आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं, वो हॉट बूटिंग या कोल्ड बूटिंग कहलाती है। अगर आप रीस्टार्ट करते हैं मशीन को, उसको वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली जब भी हम मशीन को बेस से स्टार्ट करते हैं, पावर बटन से स्टार्ट करते हैं तो एक तरीके से कोल्ड बूटिंग होता है और कोल्ड बूटिंग के केस में ये चारों स्टेप फॉलो किए जाते हैं। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है अपने पास डिफाइन वर्क ऑफ यूजर, अबाउट व्हाट इज लोकेशन ऑफ होस्ट फाइल। सो गाइज होस्ट फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं, DNS अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप होस्ट फाइल के थ्रू उसमें होस्ट फाइल के अंदर एंट्री करके अपने DNS को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लेट मी शो यू द लोकेशन। किसी भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप let me show you the procedure how to get a host file। तो आपको सिंपल सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव ओपन करनी है, C ड्राइव ओपन करना है, विंडोज़ में जाना है एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सिस्टम 32, राइट। सिस्टम 32 के अंदर आपको एक मिलेगा ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे, ड्राइवर्स के अंदर ETC के अंदर ये आपका होस्ट फाइल रहा। तो ये जो पाथ है C विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर ETC, यहाँ पे आपको होस्ट फाइल मिल जाएगी। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन C विंडोज़ आपको आंसर देना है, C विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स एंड ETC, यहाँ पे हमें होस्ट फाइल मिल जाएगी। जो भी चेंजेस हमें करना है वो हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। सो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अगले स्टेप के क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट हमारा स्टेप है हाउ टू एक्सेस शेयर प्रिंटर। अगर हमारे पास कोई प्रिंटर शेयर किया गया है, अगर हमने कोई भी प्रिंटर शेयर किया है तो उस केस में एक्सेस करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। वी हैव 2 डिफरेंट ऑप्शन। अगर आपका शेयर्ड प्रिंटर है
तो रन पे डबल स्लैश करके उस प्रिंटर की आईपी, उस प्रिंटर शेयर प्रिंटर जहाँ पे जिस भी मशीन से प्रिंटर को शेयर किया गया है उसकी आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। दूसरा स्टेप है आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए, और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन विच इज़ डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। डिवाइसेस एंड प्रिंटर के ऊपर ऐड डिवाइस ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आएगा। इस जगह पे अगर नेटवर्क में प्रिंटर अवेलेबल है तो डेफिनेटली ऑटोमेटिक आपको प्रिंटर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको प्रिंटर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, तो अपने पास दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से प्रिंटर की आईपी दे करके, राइट, प्रिंटर की आईपी एड्रेस दे करके डायरेक्टली प्रिंटर को एक्सेस किया जा सकता है। सो गाइज दीज 5 डिफरेंट क्वेश्चंस कैन हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम इंटरव्यू रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और इन 5 को क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेंगे। एंड ध्यान रखना कि आपको जो ये आंसर देने हैं रियल लगना चाहिए, मीन्स कहीं किसी भी तरीके से रट्टा मारने वाला आंसर आपको नहीं देना है। आपको जो भी परफॉर्म करना है अपनी लैंग्वेज में बना के बताइए, बट जेन्युइन तरीके से। चलिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है एक्टिव डायरेक्टरी, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो एज पर द नेम सजेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी, यू नो दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एडी इंस्टॉल करके रखता है, और एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के जरिए हम अपने क्लाइंट मशीन को कनेक्ट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। बहुत ही बेसिक्स लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करना है, बिकॉज यू नो दैट गूगल पे अगर हम लिखते हैं व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी तो ये आपको 4 से 6 पन्ने का, 4 से 6 लाइन का आपको आंसर देता है। बट आपको सिंपल सा एक्टिव डायरेक्टरी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी इज अ वन ऑफ इंपॉर्टेंट सर्विस विच इज अवेलेबल इन ओनली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ टाइप ऑफ डेटाबेस विच इज कंटेन द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर, दैट्स इट। Active Directory is a service of server operating system, right, and which is considered as a database which is contained in the database, and also give the option to manage the object and container. So object कौन से होते हैं? Users होते हैं, group होते हैं, share printer होते हैं, computer होते हैं, और आपके share folder, ये सभी आपके ऑब्जेक्ट आते हैं। कंटेनर्स की बात करें तो डोमेन एक कंटेनर है, साइट्स एक कंटेनर है, और आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक कंटेनर है। इज इट क्लियर? आपको बहुत ही नॉर्मल बताना है, बट जेन्युइन एंड प्रैक्टिकली बताना है। डिफाइंड डीएनएस क्वेरीज। तो गाइस 2 तरीके से क्वेरी को कैटेगराइज किया गया है, इटरेटिव क्वेरी एंड रिकर्सिव क्वेरी, राइट। इटरेटिव क्वेरी एंड रिकर्सिव क्वेरी। इटरेटिव क्वेरी में क्या होता है कि इमीडिएट आपका जो सर्वर रहेगा डीएनएस वो आपको रिप्लाई दे देगा, वो आपको आंसर दे देगा। इटरेटिव क्वेरी में, सॉरी, रिकर्सिव क्वेरी में क्या होगा कि आपकी जो क्वेरी होगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी अगले सर्वर की तरफ। ये तो क्वेरी की बात करें, इटरेटिव एंड रिकर्सिव 2 तरीके की क्वेरी होती है डीएनएस में। रिकेट की बात करें तो 6 से 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकेट अवेलेबल। ए रिकेट, 4 टाइम ए रिकेट, लेट मी टाइप द इंटायर रिकेट बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। डीएनएस रिकेट की बात करें तो अपने पास 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकेट अवेलेबल, जिसमें से ए रिकेट, 4 टाइम ए रिकेट, एंड सी नेम रिकेट, yes, this is the type of रिकेट। और you know very well about MX रिकेट, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रहता है। और आगे हम अगर बात करें तो SOA रिकेट और NS रिकेट। PTR भी हमारा एक तरीके का रिकेट होता है। तो ए रिकेट क्या करता है? IPv4 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। 4 टाइम ए IPv6 को कंटेन करता है, IPv6 की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। सी नेम विच इज़ अ डुप्लीकेट नेम, आप बोल सकते हैं इसको एलियस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डुप्लीकेट नेम। MX इज़ अ को रिलेटेड टू द मेल एक्सचेंजर रिकेट, राइट। इसको हम क्या करते हैं? मेल एक्सचेंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मेलिंग सर्विसेज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो MX रिकेट कैन हेल्प अस। SOA स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये अपने पास क्या है? जो सर्वर की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। NS नेम सजेस्ट, नेम सर्वर इसको बोलते हैं। नंबर ऑफ सर्वर्स जो आपके इन्वायरमेंट में आपने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, उन सभी सर्वर की इन्फॉर्मेशन जो है नेम सर्वर में इस्टेब्लिश रहती है। PTR को हम पॉइंटर रिकॉर्ड बोलते हैं, और पॉइंटर रिकॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेम टू IP, IP टू द नेम। इज इट क्लियर? सो दिस इज द टाइप ऑफ रिकॉर्ड। ये अपने पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड नंबर पे जाएंगे, व्हाट इज डोमेन रेप्लिकेशन। सो गाइस डोमेन रेप्लिकेशन इज कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, इंटर साइट रेप्लिकेशन एंड इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप, मीन्स मान लीजिए आपने एक cloud.com के नाम से डोमेन बनाया, abc.cloud.com, xyz.cloud.com, जो ADC आप बनाते हैं
या CDC बनाते हैं, जो BDC बनाते हैं, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए, इन सभी के बीच में जो रेप्लिका होता है उसको इंट्रासाइट बोलते हैं। जब आप ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट करके दूसरे लोकेशन में जो डोमेन कंट्रोलर है उससे अगर आप रेप्लिकेट करते हैं, cloud.com अगर training.com से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वो आपका इंटरसाइट एप्लीकेशन कहलाएगा। डिफाइन द फिज्मो रोल, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज्मो रोल्स आर अवेलेबल, जिसमें से दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका यू कैन से दैट फॉरेस्ट वाइड एंड सेकेंड इज रिलेटेड टू द डोमेन वाइड। फॉरेस्ट वाइड में दो तरीके के रोल्स आपको मिलेंगे देखने को, पहला है आपका स्कीमा मास्टर, दूसरा है डोमेन नेमिंग मास्टर। अगर हम बात करें डोमेन वाइड में तो RID मास्टर, RID पूल मैनेजर, दूसरा आपके पास रहेगा PDC एमुलेटर एंड थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। टोटल नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो 5 अलग अलग रोल्स आपको मिल जाते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्टिव डायरेक्टरी मशीन में। नेक्स्ट अबाउट GPO प्रेसिडेंस। सो GPO प्रेसिडेंस क्या होता है? GPO प्रेसिडेंस कैन डिफाइन द प्रियोरिटी, राइट, कि पॉलिसी आपकी किसके लिए कितनी ज़्यादा अप्लीकेबल है, विच इज़ मैनेज बाय द यू कैन से दैट विच इज़ मैनेज बाय द GPO प्रेसिडेंस, जो कि कैटेगराइज किया गया है लोकल, साइट LSD, तीसरा है डोमेन, और चौथे नंबर पे आता है LSDOU, चौथा आता है अपने पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो जो हायर प्रायोरिटी है उसमें से कौन सा है? हायर प्रायोरिटी पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, देन डोमेन, देन साइट, देन लोकल। तो अगर प्रायोरिटी की बात करते हैं, प्रेसिडेंस की बात करते हैं, GPO प्रेसिडेंस की, तो आप सिंपल सा LSDOU डिस्क्राइब कर देंगे और ये 4 डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज किया गया। हायर प्रायोरिटी हमेशा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की रहती है, देन डोमेन, देन साइट एंड लोकल की सबसे कम प्रायोरिटी रहती है। टेल अबाउट सर्वर बैकअप। सो सर्वर बैकअप इज अ टाइप ऑफ फीचर्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर एवरी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है सर्वर का, सर्वर बैकअप का, विच इज़ कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट, यू कैन से दैट। जो सर्वर बैकअप है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है फुल बैकअप, फाइल एंड फोल्डर बैकअप, सॉरी फुल बैकअप जिसके अंदर फाइल एंड फोल्डर सभी बैकअप आ जाते हैं। दूसरा बैकअप आप बोल सकते हैं सिस्टम स्टेट, एंड तीसरा बैकअप है अपने पास बेयर मेटल। सिस्टम स्टेट बैकअप लिया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज को बैकअप करने के लिए। DNS हो गया, उसके अंदर के एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र हो गए, ग्रुप हो गया, या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया, GPO हो गया, इन सभी का बैकअप लेने के लिए सिस्टम स्टेट है। और अगर हम बात करें बेयर मेटल बैकअप, सो बेयर मेटल बैकअप इज को रिलेटेड टू द इंटायर मशीन बैकअप। कुछ भी हो जाता है, हार्ड डिस्क डैमेज हो गई या ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो गया, तो उस केस में सिस्टम स्टेट बैकअप कैन हेल्प अस, सॉरी बेयर मेटल बैकअप कैन हेल्प अस। नाउ अगले क्वेश्चन पे जाएँ तो अगला क्वेश्चन जो है वो है अपने पास व्हाट इज़ DHCP रिले एजेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो DHCP रिले एजेंट की बात करें तो DHCP रिले एजेंट इज़ अ सर्विस दैट वर्क जस्ट लाइक अ रूटर। ये रूट प्रोवाइड करता है, ये पाथ प्रोवाइड करता है। 2 अलग अलग क्लास की IP एड्रेस अगर आप अपने इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो DHCP रिले एजेंट कैन हेल्प अस। सो आपको डिस्क्राइब कैसे करना है? DHCP रिले एजेंट के लिए हमें एक दूसरा सर्वर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। DHCP रिले एजेंट की हेल्प से मल्टीपल क्लास की IP एड्रेस को आपस में कम्युनिकेट कराया जा सकता है। इट वर्क जस्ट लाइक अ रूटर। जिस तरीके से रूटर A क्लास की IP या B क्लास की IP के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, एज इट इज़ हमारा DHCP रिले एजेंट भी 2 डिफरेंट क्लास की IP एड्रेस को कम्युनिकेट करा सकता है। तो उम्मीद है ये 7 डिफरेंट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। 5 क्वेश्चन जो पहले डिस्कस किए थे वो क्लियर हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। और लास्ट में आते हैं ऑफिस 365 की बात कर लेते हैं। पहला ही आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि कैन यू प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द गैप बिटवीन ऑफिस 365 पोर्टल एंड ऑल ऑफलाइन एक्सचेंज सर्वर। तो एज वी नो दैट एज अ टेक्निकल टर्म्स यू नीड टू डिस्क्राइब ऑफिस 365 इज़ अ कोर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, जिसके इसमें हमें कोई भी हार्डवेयर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईजी टू इम्प्लीमेंट, ईजी टू मैनेज, it provide more security in compare of our offline exchange server. No need to purchase any kind of special hardware, no need to purchase any kind of security devices like as a firewall and all. So basically it give us a platform, it give us a online platform जिसकी हेल्प से हम within
10 मिनट अपनी मेलिंग सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज सर्विस इज़ अ ऑफलाइन प्रोसेस जिसके लिए हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। वी नीड टू इस्टेब्लिश अ सेटअप, एडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वी नीड टू परचेज अ हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन जिस पे एक्सचेंज सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द मेल बॉक्सेस। सो इट विल टेक मच टाइम, कभी कभी 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है एक्सचेंज सर्वर को मैनेज करने के लिए एंड इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। आए दिन कुछ ना कुछ यूज़र के साथ इशूज़ रहते हैं कि यूज़र अनेबल टू सेंड मेल, यूज़र अनेबल टू रिसीव द मेल, लाइक दैट। नेक्स्ट, डिफाइन द ऑफिस 365 लाइसेंसेज। तो ऑफिस 365 लाइसेंसेज के लिए आप office.com ओपन करेंगे, जो भी वहाँ पे लाइसेंसेज हैं, क्योंकि n नंबर ऑफ लाइसेंसेज हैं, तो यू नीड टू चेक इट बाई सेल्फ, लाइक एज E3 लाइसेंस, F3 लाइसेंस, n नंबर ऑफ लाइसेंसेज आर अवेलेबल। तो यू जस्ट नीड टू मेक अ नोट्स कि कितने नंबर ऑफ लाइसेंसेज हैं और उन्हीं के भी पे आप टास्क परफॉर्म करेंगे। व्हाट इज़ वर्क ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स? सो गाइस, शेयर्ड मेल बॉक्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो यू कैन से दैट इट क्रिएट अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल मेल बॉक्सेस। एक तरीके से ये डिफरेंट मेल बॉक्स विच इज़ एसोसिएटेड विद आवर ऑफिस 365 यूज़र। जो एक तो होता है जब आपको आईडी मिलती है तो आपके पास एक सेपरेट मेल बॉक्स रहता है जो आपका पर्सनल रहता है। शेयर्ड मेल बॉक्स इन द सेंस ABC एक यूज़र, XYZ यूज़र, टेस्ट यूज़र, ट्रेनिंग यूज़र, ये 4 डिफरेंट यूज़र हैं। हम इस पर्टिकुलर मेल बॉक्स को चारों एम्प्लॉय के साथ, चारों मेल आईडी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, विच इज़ कंसिडर एज ए शेयर्ड मेल बॉक्स। और इसका यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, टू ब्रॉडकास्ट द इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, कि आप चाहते हो कि HR डिपार्टमेंट में जितने भी बंदे हैं इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे मेल आए तो सबको दिखाई पड़े। तो दैट टाइम वी कॉन्फ़िगर द शेयर्ड मेल बॉक्स, जो कि आपके पर्सनल इनबॉक्स को कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये आपको एक सेपरेट पेज प्रोवाइड कर देगा शेयर्ड मेल बॉक्स के नाम से। Another important part, define work of user template. So guys, user template is an option which is available whenever we log in our Office 365 portal. और Office 365 पोर्टल के ऊपर जब हम Office 365 Microsoft 365 एडमिन सेंटर को ओपन करते हैं तो उस केस में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है यूज़र टेम्पलेट का। सो बेसिकली यूज़र टेम्पलेट कैन हेल्प अस टू सेव द टाइम। इट क्रिएट द टेम्पलेट रिलेटेड टू योर सब्सक्रिप्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके यूज़र टेम्पलेट्स में अवेलेबल रहती हैं। दिस इज़ द यूज़र टेम्पलेट। यहाँ पे आप सेटिंग्स पहले से प्री कॉन्फ़िगर सेटिंग रख सकते हैं जिसका इम्पैक्ट आपके यूज़र्स पे पड़ेगा। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू what is Azure AD Connect? So Azure AD Connect is a tool, Azure AD Connect is a software that can help us to make a communication between on-premises AD to Azure AD। इसकी हेल्प से हम on-premises Active Directory में जो भी यूज़र्स अवेलेबल हैं उन यूज़र्स को हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रानाइज कर सकते हैं Office 365 के पोर्टल पे। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ वर्क ऑफ पासवर्ड हैश एंड पासवर्ड राइट बैक? सो गाइज, जब आप यूज़र को सिंक्रानाइज करते हैं ऑन प्रोमाइसेस AD से Azure AD के पोर्टल पे, तो उस केस में आपके यूज़र का जो पासवर्ड सिंक्रानाइज होता है वो पासवर्ड हैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम यूज़र का पासवर्ड जब आप Azure पोर्टल से रीसेट करते हैं, Azure AD पोर्टल से रीसेट करते हैं, तो उस केस में पासवर्ड राइट बैक का वर्क रहता है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 18 क्वेश्चन एंड डेफिनेटली अगर ये 18 क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब की प्रोफाइल है उसके इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज। कोशिश करेंगे कि हम आपको रियल टाइम से रिलेटेड जो एक्टिविटी है IT की किस तरीके से जॉब मिलते हैं एंड आई एम प्लानिंग टू गिव यू द सम वैकेंसीज रिलेटेड वीडियो as well, but I'm just going to make sure my sources, क्योंकि अगर सोर्स बेटर रहेगा तभी हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बिकॉज यू नो दैट एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बट आई एम प्लानिंग टू गिव यू इंटरनल सोर्स रिलेटेड आपको वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।